आज की क्लास में हम ध्वनि तरंगों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझ लेंगे। आज की बात ध्वनि तरंग से संबंधित एक भी आपका कन्फ्यूजन बचेगा नहीं कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होती है। लेकिन अगर धातुओं की बात करें तो सर धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में। तो अगर आप फिजिक्स में किसी भी शब्द के पीछे सोनिक लगा दिखें तो समझ जाना कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित होगा। जैसे आपने सुना होगा हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं। जैसे पानी को अगर हम गर्म करें और पानी भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाए और उस भाप को अगर हम स्टोर कर लेंगे तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्रूज का मतलब होता है कि एक अगर पर्टिकुलर टारगेट के पीछे हमने छोड़ दी तो जैसे जैसे टारगेट मूव करेगा, जैसे मान लो टारगेट इधर मुड़ा तो मिसाइल भी इधर मुड़ जाएगी, टारगेट इधर मुड़ा तो मिसाइल भी इधर मुड़ जाएगी। कि सोनिक बूम के अंतर्गत कौन सी तरंगें होती हैं, तो हम कहेंगे सर सोनिक बूम के अंतर्गत प्रघाती तरंगें होती है। रात के मौसम में देखा होगा, रात के समय में जब आप सोते हो तो दीवार पर लगी हुई घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वह भी हमें स्पष्ट सुनाई देती है। वह इस ह्यूमिडिटी के कारण ही ऐसा होता है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 57वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 56 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने समझा था कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं और उसमें हमने विद्युत चुम्बकीय तरंग को बहुत ही डिटेल में समझा था। हमने बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार की होती है। उसमें देखा था गामा तरंग क्या है, उसके बाद एक्स किरण क्या है, यूवी तरंग क्या है, दृश्य प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सुना था माइक्रोवेव क्या होती है और रेडियो वेव क्या होती है। इनको हमने बहुत ही डिटेल में समझा था और इनका उपयोग भी हमने समझा था। इन तरंगों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, मोबाइल में कौन सी तरंग आती है, वाईफाई में कौन सी तरंग होती है, टीवी सिग्नल्स में कौन सी तरंग आती है, रडार में कौन सी तरंगें होती हैं। इन सभी तरंगों का डिस्कशन हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को देखने आए होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर ध्वनि तरंग, साउंड वेव। साउंड वेव अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसलिए हमने इसको अलग से यहाँ रखा है। तो आज की क्लास में हम ध्वनि तरंगों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझ लेंगे। आज की बात ध्वनि तरंग से संबंधित एक भी आपका कन्फ्यूजन बचेगा नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ध्वनि तरंग। जैसा कि यहाँ समझ सकते हैं, ध्वनि तरंग को इंग्लिश में साउंड वेव कहते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इसने बोला है कि जो ध्वनि तरंग है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। वह ऊर्जा तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंग जाएगी तो इसके लिए माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है। अगर माध्यम नहीं मिला तो ध्वनि तरंग चल नहीं पाएगी। यही कारण है कि अगर आप अनंत आकाश में चले जाओ, जहाँ फ्री स्पेस होता है, अगर हम वहाँ चले जाएं तो वहाँ किसी तरह का माध्यम तो है नहीं, लेकिन ध्वनि तरंग माध्यम के अंदर ही चलेगी। तो वहाँ पर अगर कोई आसमान में चला जाए जहाँ फ्री स्पेस है, वहाँ पर अगर कोई कुछ बोले तो वह अपनी आवाज़ ही अपने कानों से नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वह ध्वनि उत्पन्न कर रहा होगा उसको चलने के लिए, मतलब यहाँ से कानों तक पहुँचने के लिए रास्ता उसको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए एक माध्यम नहीं मिल पाएगा। इसलिए वह व्यक्ति अपने स्वयं की आवाज़ भी अनंत आकाश में नहीं सुन पाता है। तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है वो यही है कि ध्वनि तरंग माध्यम में ही चल पाती है, माध्यम में ही केवल चल सकती है। इसके लिए माध्यम होना अति आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगी। तो मैंने बताया है कि यही कारण है कि अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। अब यहाँ से आता है सर ध्वनि तरंग है, अगर वो चलती है तो हम अगर बात करें कि सर ध्वनि तरंग है कैसी, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है। जैसे इसको समझने से पहले पहले इस सवाल को देखो। ये जो क्वेश्चन लिखा है कि ध्वनि तरंग एक डैश तरंग होती है, ये सवाल एक है, लेकिन ऑप्शन मैंने एक ऑप्शन तो इस तरह से बनाए हैं और एक ऑप्शन इस तरह से बनाए हैं और एक ऑप्शन मैंने इस तरह से बनाए हैं। यदि आपके एग्जाम में ये 4 ऑप्शन आ गए इस सवाल के तो हम इसका उत्तर क्या लगाएंगे? अगर ये 4 ऑप्शन आए तो इनमें से हम क्या उत्तर लगाएंगे? और अगर ये ऑप्शन आए तो इनमें से हम क्या उत्तर लगाएंगे?
जैसे हम बात करें सर, ध्वनि तरंग एक डैश तरंग होती है। हमने अगर माना कि सर बाई चांस मान लो ऑप्शन इस तरह से आए हैं कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, कि अनुप्रस्थ तरंग होती है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कि अयांत्रिक तरंग है। तो अगर चार ऑप्शन इस तरह से आएंगे तो हम बोल देंगे कि सर ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको हमने डिटेल में कल की क्लास में समझा था। आज हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। सर अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हमने बताया था। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। लेकिन अगर ये सवाल आया और ऑप्शन इस तरह से आए तो हम इस सवाल का जवाब क्या देंगे। इसने कहा है कि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, कि यहाँ तीसरा ऑप्शन है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है, कि यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो ध्वनि तरंग है वह अनुप्रस्थ है। थोड़ी अगर मान लो 100% ध्वनि तरंग है तो उसमें से 98% तो अनुदैर्ध्य ही होगी, लेकिन 2% अनुप्रस्थ भी होती है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी वो कंडीशन है जिस कंडीशन में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ बन जाती है। तो इसका मतलब अगर ये चार ऑप्शन आएंगे तो इस सवाल का जो जवाब होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। अब अगला सवाल है कि सर ये जो ध्वनि तरंग है वह दाब तरंग है, कि प्रत्यास्थ तरंग है, कि अनुदैर्ध्य तरंग है, या उपरोक्त सभी। तो अगर ऑप्शन ए इस तरह से आएंगे तो इस सवाल का जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो तुम कहोगे कि यार सर ये कैसे हो गया। देखो, ध्वनि तरंग है, इसके दो नाम और हैं। ध्वनि तरंग को ही हम दाब तरंग कहते हैं। अब हम कहेंगे कि सर दाब तरंग क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ध्वनि तरंग है यह संपीड़न और विरलन के रूप में ज्यादातर चलती है। तो जब संपीड़न और विरलन के रूप में जब कोई तरंग चलेगी तो जहां पर संपीड़न होगा वहां पर दाब ज्यादा होता है, और जहां विरलन होता है वहां दाब कम होता है। तो कुल मिलाकर सर अगर हमने यहाँ पर दाब इसको दिया था तो वह दाब तरंग के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब तरंग के माध्यम से जो प्रेशर है, दाब, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी हमने आपको पहली क्लास में बताया था, तरंग की पहली क्लास में। तो इसका मतलब जो ध्वनि तरंग है वह इस तरह से चलती है, इसीलिए यहाँ पर दाब ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो इसलिए हम ध्वनि तरंग को दाब तरंग भी कहते हैं। अगला है सर प्रत्यास्थ तरंग। फिर ध्वनि तरंग को प्रत्यास्थ तरंग क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हमने फोर्स लगाया तो यहाँ के पार्टिकल आगे जाके टकराए, तो टकराने के बाद जब दूसरे वाले सामने वाले पार्टिकल से टकराएंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण वो वाला पार्टिकल इसको वापस भेज देगा अपने पूर्व स्थान पर। तो आगे ही पार्टिकल तो जाएगा लेकिन जाने के दौरान सामने वाले को अपनी एनर्जी दे देगा, और वो वाला इस पर विपरीत प्रतिक्रिया करेगा तो उस प्रतिक्रिया से वापस ही अपने स्थान पर आ जाएगा। और हमने प्रत्यास्थता पढ़ा था बहुत अच्छे से। हमने बताया था अगर कोई वस्तु कहीं जाए किसी फोर्स के माध्यम से और कहीं टकरा कर और फिर फोर्स के माध्यम से वापस अपनी जगह पर आ जाए तो वह प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो ध्वनि तरंग भी इसी तरह से आगे बढ़ती है, इसीलिए हम इसको प्रत्यास्थ तरंग भी कहते हैं। तो ध्वनि तरंग के ये दो नाम और हो गए। और अनुदैर्ध्य तो होती ही है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ये इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ उपरोक्त सभी। तो हम एक नोट पॉइंट, चलो नोट पॉइंट नहीं, यहाँ समझते हैं। अब हम कहेंगे सर ये वाला जो सवाल था इसमें आपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों लगा दिया तो क्यों। तो देखो, ध्वनि तरंग जो है वह अगर गैस में चलेगी तो इस बात की गारंटी है कि सर गैस में अनुदैर्ध्य होती है। गैस में किस तरह से होती है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य गैस में जो ध्वनि तरंग है वह अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। वह संपीड़न और विरलन की फॉर्म में आगे बढ़ती है। यहाँ पर कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन की फॉर्म में बढ़ती है अगर वो गैस में होती है तो गैस में ध्वनि तरंग पूरी तरह से अनुदैर्ध्य होती है। और अगर हम बात करते हैं सर सतह पर, ये द्रव में, द्रव के अंदर बात करें तो सर द्रव के ऊपर भी दो तरीके से होती है, कि द्रव की ऊपरी सतह पर और द्रव के अंदर। जब द्रव की सतह पर ऊपर जब ध्वनि चलती है तो वह अनुप्रस्थ होती है, इस तरह से चलती है। इसका मतलब कैसी होती है, अनुप्रस्थ।
अनुप्रस्थ। जब ध्वनि तरंग किसी द्रव की सतह के ऊपर चलेगी तो उसका जो टाइप होता है वह अनुप्रस्थ होता है। तुमने देखा होगा कि अगर मान लो बहुत तेज, अगर मान लो कोई स्पीकर है वो हम रख दें और एक पात्र में पानी रख दें और उस स्पीकर में बहुत ही तीव्र तीव्र गति से गाने बजा दें, तो उसके अंदर जो पात्र में पानी है वह पानी वाइब्रेशंस के कारण उसमें लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। तो जो लहरें उत्पन्न हुई हैं वो इसी तरह की होती हैं। इसीलिए जल की सतह पर ऊपर किस तरह से होगा, अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती हैं। जो साउंड वेव है जल की सतह पर अनुप्रस्थ प्रकृति की बन जाती है। अगर हम जल के अंदर की बात करें तो सर जल के अंदर अनुदैर्ध्य होती है। जल के अंदर कैसे होती है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। अगर हम जल के अंदर की बात करें कि सर जल के अंदर किस तरह से चलेगी, तो वह अनुदैर्ध्य प्रकृति से संपीड़न और विरलन की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। तो ये हमें समझ में आ गया। अगला है सर सॉलिड। अगर हम ध्वनि तरंग को सॉलिड में गुजारने का प्रयास करें, सॉलिड में, तो सर सॉलिड में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके से चलती है। मतलब संपीड़न और विरलन की फॉर्म में भी आगे बढ़ती है और श्रृंग और गर्त की फॉर्म में भी आगे बढ़ती है। हमने बताया था कि ये है आपका संपीड़न, मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन और यहाँ एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन और ये कंप्रेशन। यहाँ पर हमने बताया था ये क्रस्ट है और ये नीचे होता है ट्रफ। फिर ये क्रस्ट है और नीचे होता है ट्रफ। हिंदी में इसको क्रस्ट को बोलते हैं श्रृंग और ट्रफ को बोलते हैं गर्त। तो इसका मतलब ध्वनि तरंग जब सॉलिड के अंदर चलती है तो वह अनुदैर्ध्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है, दोनों तरीके से चलती है। तो अब हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो सर ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ रूप में भी चल रही है और अनुदैर्ध्य रूप में भी चल रही है। लेकिन ध्वनि तरंग ज्यादा अपना मार्ग किस में कवर करती है, तो वह कवर करती है एयर, मतलब गैस में। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो भी हवा के माध्यम से ही यहाँ से आवाज निकल के इस स्पीकर में जा रही है। तो कुल मिलाकर ज्यादातर ध्वनि हवा में ही गमन करती हैं। तो हम बोल देते हैं कि सर 98% जो ध्वनियाँ हैं वह हवा में गति करती हैं। इसलिए ध्वनि तरंग को ज्यादातर अनुदैर्ध्य ही माना जाता है। लेकिन 2% क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वह अनुप्रस्थ की तरह काम करती है। एक तो जल की सतह के ऊपर और सॉलिड के अंदर, यहाँ पर अनुप्रस्थ होती है। इसीलिए इस सवाल का जवाब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से मान लो अनुप्रस्थ वाला 2% एरिया कवर कर रहा है, तो सर ये 98% एरिया कवर कर रहा है ये वाला ऑप्शन। तो जो सी वाला ऑप्शन है वह 100% एरिया कवर कर रहा है। तो हमें वो वाला उत्तर चाहिए जो 100% एरिया कवर करे। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से एक नोट पॉइंट और समझ सकते हैं कि ये जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल सबसे तीव्र कहाँ होती है, तो हम कहेंगे सर सॉलिड में ध्वनि की चाल सबसे तीव्र होती है। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिख देंगे, यहाँ नोट पॉइंट लिखेंगे कि सॉलिड में SOLID, सॉलिड में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, होती है। ध्वनि की चाल अगर हम बात करेंगे सर सबसे तीव्र कहाँ होती है, तो ध्वनि की चाल होती है सबसे तीव्र सॉलिड में। और सबसे धीमी कहाँ होती है, तो सर सबसे धीमी होती है गैस में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैस में, यहाँ पर भी नोट पॉइंट लिख देंगे कि गैस में ध्वनि ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ये समझ में आ गया। तो हम 2 नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट तो इधर आ जाएगा कि गैस में सबसे कम गैस में होती है ध्वनि की चाल, उससे अधिक द्रव में होती है और फिर उससे भी अधिक सॉलिड में होती है ध्वनि की चाल। तो ये हमें समझ में आया। अगर हम ध्वनि की चाल को ही
मतलब एक नोट पॉइंट में समझना चाहें तो हम एक नोट पॉइंट में लिख देंगे यहाँ सॉलिड, SO, ध्वनि की चाल यहाँ लिखेंगे, ध्वनि की चाल, तो यहाँ लिखा सॉलिड। ये सॉलिड और सॉलिड से ज़्यादा होती है लिक्विड, LIQUID, और इससे भी ज़्यादा होती है, नहीं सॉलिड में नहीं, सबसे पहले यहाँ गैस होती है, गैस, GASS, सबसे कम गैस में, और इससे ज़्यादा लिक्विड में, और इससे भी ज़्यादा होती है सॉलिड में। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। एक क्वेश्चन आया था 4 ऑप्शन रखकर कि निम्न में से किस में ध्वनि की चाल अधिकतम है, तो वो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। निम्न में किस में ध्वनि की चाल अधिकतम है। तो ऑप्शन इसके हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ऑप्शन पहला, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ लिख देंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है गैस, गैस है। दूसरा एक ऑप्शन है द्रव, और एक ऑप्शन है स्टील, और एक ऑप्शन है निर्वात। ये है क्वेश्चन कि निम्न में किस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो हमें मालूम है सर सॉलिड जो होता है वह सबसे मैक्सिमम रखता है, तो सर इसमें ये तो गैस है, ये द्रव है, ये निर्वात में तो ध्वनि चल ही नहीं पाएगी। तो सबसे तीव्र कहाँ होती है, सॉलिड में। तो इस सवाल का जो जवाब होगा, इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह होगा सर स्टील में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कई एग्जाम में मैंने इस सवाल को देखा है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा स्टील में होती है। लेकिन अगर धातुओं की बात करें तो सर धातुओं में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में, वह 6420 मीटर पर सेकंड होती है। तो हम पहले यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, एक नोट पॉइंट और हम लिखते हैं कि नोट पॉइंट ध्वनि की चाल, ध्वनि की हवा में चाल, ध्वनि की जो हवा में चाल होती है वो हमें याद करनी है, हमें 3 याद करनी है, ध्वनि की चाल हवा में 3 याद करनी है। नंबर एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है। नंबर 2 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। और नंबर 3 कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। तीनों ही माध्यम में ये पूछता है। तो सर 0 डिग्री पर होती है 331 मीटर पर सेकंड, 0 डिग्री पर होती है 331 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद 22 डिग्री पर होती है 344 मीटर पर सेकंड, और 25 डिग्री पर होती है 346 मीटर पर सेकंड। तो ये हम नोट पॉइंट भी याद रखेंगे कि ध्वनि की चाल यहाँ पर इतनी होती है। ये तीनों ही हमें याद करनी है क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक में ये तीनों के तीनों दिए हैं, तो हमें पूछ सकता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल पूछ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट और लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, नोट पॉइंट कि धातुओं में ध्वनि की चाल। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक याद रखेंगे, अलनी, यहाँ लिखेंगे अलनी एस टी एफ सी। अल का मतलब एल्यूमिनियम हो गया, ये निकल हो गया, एस टी मतलब स्टील, इसका मतलब है स्टील, याद रखना स्टील, और एफ मतलब आयरन लोहा हो गया, और सी मतलब कांच, ये है कांच। तो हम बात करते हैं सर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम होती है 6420, देखो मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में
ये सभी चाल मीटर पर सेकंड में लिखूंगा। तो एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर होती है 6040 मीटर पर सेकंड निकल में, और यहाँ पर होती है स्टील में होती है 5960 मीटर पर सेकंड, और लोहे में होती है 5950 मीटर पर सेकंड, और कांच में होती है 3980 मीटर पर सेकंड। तो हमें याद रखनी है सब की सब। ये है धातुओं में ध्वनि की चाल। तो धातुओं में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सबसे अधिक होती है एल्यूमिनियम में। तो हम इसके बारे में लिख देंगे कि सर सबसे अधिक ध्वनि की चाल तो कहाँ पर है? एल्यूमिनियम के अंदर होती है। हम इस बात को याद रखेंगे कि सर ध्वनि सबसे तीव्र गति से कहाँ चलती है? तो एल्यूमिनियम में चलती है, वह 6420 मीटर पर सेकंड। सबकी सब चाल मीटर पर सेकंड में है। उसके बाद निकल में 6040 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद एसटी मतलब स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद एफ का मतलब होता है आयरन, लोहा। ग्रीक में इसका नाम होता है फेरम, तो वहां से इसका सिंबल लिया है एफ। तो एफ में होती है 5950, इसका ये है और इसका ये है। जो आयरन होता है उसमें 5950 मीटर पर सेकेंड, और कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे तीव्र गति से कहाँ हुई? सबसे तीव्र गति से हुई सर एल्यूमिनियम में। और यहाँ पर स्टील की भी हम याद रखेंगे कि 5960 मीटर पर सेकेंड होती है। इनको मैंने क्यों लिखाया है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये टेबल बनाकर दिए हैं, छोटे छोटे टेबल बनाकर दिए हैं, और इतने मैंने लिखे हैं, इन्हीं में ध्वनि की चाल दी है। तो आपसे इनमें से किसी एक की चाल डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इतना हम याद रखेंगे। देखो, एक शब्द होता है, तुमने सुना होगा, इंग्लिश का एक शब्द है सोनोरस। हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखते हैं, नोट पॉइंट। इंग्लिश का एक शब्द है सोनोरस, SONO, सोनो, यहाँ लिखते हैं, हटाओ, यहाँ बनेगा नहीं। इंग्लिश का एक शब्द है सोनोरस, SONORUS, सोनोरस। इसका मतलब होता है सुरीला, इसका मतलब होता है सुरीला, सुरीला। और इसी से एक शब्द बनाया है, मतलब एक शब्द क्या, एक एडजेक्टिव बनाया है। इसको बोलते हैं सोनिक, SONIC, सोनिक। सोनिक का मतलब होता है ध्वनिक, दुहानिक, सोनिक। तो अगर आप फिजिक्स में किसी भी शब्द के पीछे सोनिक लगा देखें तो समझ जाना कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित होगा। जैसे आपने सुना होगा हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, या फिर अल्ट्रासोनिक। तो वहाँ जो सोनिक शब्द है, वह सोनिक शब्द ध्वनि से ही रिलेटेड होता है, ध्वनिक होता है। अभी हमें ध्वनि की चाल समझनी है। ध्वनि की चाल हम पहले समझे हैं 0 डिग्री पर, और 22 डिग्री पर, और 25 डिग्री पर। ये तो हो गया हवा में। उसके बाद हमने सर धातुओं के अंदर देख लिया कि कितनी कितनी इनकी चाल होती है। इसके बाद थोड़ी और हैं, वो भी मैं लिखाऊंगा। तो पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे भी आगे बताते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ नोट पॉइंट और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक ये व्यक्ति है, ये स्पीकर लगा हुआ है। इस स्पीकर से जब भी कोई ध्वनि निकलकर इस व्यक्ति के कान के अंतर्गत जाएगी, तो किसी मानव के कान पर किसी ध्वनि का असर कितने समय तक रहता है? तो वो लिखा है 1/10 सेकंड तक अपना प्रभाव डालती है। कोई भी साउंड है हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक ही अपना प्रभाव डालती है। तो ये सीधा सीधा पूछता है कि अगर कोई ध्वनि है वह हमारे कान पर कितने समय तक प्रभाव डालेगी? तो 1 सेकंड का 10वां भाग इतने समय तक वह प्रभाव डालती है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। अगला ये हमारा नोट पॉइंट है कि सर द्रव में ध्वनि की चाल, लिक्विड है उसमें ध्वनि की चाल कितनी कितनी होती है? तो हम देखेंगे कि सर समुद्री जल, ये जो समुद्री जल होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये होती है 1531 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है समुद्री जल में। उसके बाद हम बात करते हैं सर आसुत जल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें
ध्वनि की चाल होती है 1200 कुछ 1531 की बात होती है 1498। 1498 हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे वास्को डी गामा जब भारत में आया था, जब केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा भारत में आया था, वो आया था 1498 ईस्वी में। तो हम याद रखेंगे उसी से। आसुत जल, आसुत जल क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं? जैसे पानी को अगर हम गर्म करें और पानी भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाए और उस भाप को अगर हम स्टोर कर लेंगे तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। वही डिस्टिल्ड वाटर तुमने देखा होगा जब इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन लगने के दौरान जो वो एक छोटी सी बोतल होती है, पानी की बोतल, सूखा इंजेक्शन होता है उसके साथ में एक पानी की बोतल रखते हैं। उस पानी की बोतल के अंदर जो पानी होता है वह डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसुत जल ही होता है। फिर उसमें हम इंजेक्शन को मिलाकर लगाकर उसमें नस में इंजेक्शन लगाते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात करें कि इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 1498। हम याद रखेंगे कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, इसलिए 1498 मीटर पर सेकेंड ही हो गया। अब आता है इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का होता है शराब। तो इथेनॉल में कितनी होती है? ये होती है 1207 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद होती है मेथेनॉल। अगर हम मेथेनॉल की बात करें तो ये होता है 1103 मीटर पर सेकेंड। ये इनकी चाल होती है। देखो ये मैंने क्यों लिखाया है? लिखाया इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये छोटा छोटा चार्ट बनाकर दिए हैं और ज़्यादा नहीं है, बस लिक्विड में इन चार की चाल दी है कि इन चार लिक्विड के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो वो दिया है तो हमारे काम का है, हमें याद रखना है। हो सकता है कभी कौन पता नहीं कौन से एग्जाम में क्या सवाल पूछ ले, तो हमें पता नहीं इसलिए हमने ये लिखा दी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम बात करें सर हीलियम की, तो हीलियम में कितनी होती है? हीलियम में ये होती है 965 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में होती है 316 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये 213 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर हम गैसों में ध्वनि की चाल की बात करें तो सर हाइड्रोजन में होती है 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम के अंतर्गत होती है 965 मीटर पर सेकेंड, और ऑक्सीजन के अंतर्गत होती है 316 मीटर पर सेकेंड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है उसमें 213 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ज़्यादा तो हमें याद नहीं करना है, हमें मात्र चार याद करना है। और इन चार में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह ये दोनों है। इन दोनों को मैंने एग्जाम में देखा है। ये सवाल पूछा है कि हीलियम के अंतर्गत ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो हमें बताना पड़ेगा सर 965। हाइड्रोजन के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है 1284 मीटर पर सेकेंड। इनको याद रखना इसलिए है क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ये जो छोटे छोटे चार्ट बनाकर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, इसलिए हमको ये इनको याद करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं प्रकाश की चाल। तो देखो ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम इसको क्या बोलते हैं 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोला जाता है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें कि सर प्रकाश की चाल तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश। और ध्वनि मात्र देखो 1103 मीटर पर सेकेंड, 1207 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तो 10,000 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब ये है, जैसे तुमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा कि जब दीपावली होती है तो दीपावली पर कहीं दूर पटाखा चलता है, तो उस पटाखे के चलने के दौरान हमें पहले उसकी चमक दिखाई देती है। हम सबसे पहले उसको क्या देखते हैं कि सर पहले चमक आती है, पहले हमें वो चमकता हुआ प्रतीत होगा, उसके बाद उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। तो ये आपने महसूस किया होगा कि दीपावली पर कहीं दूर अगर पटाखा चल रहा है तो पहले प्रकाश हमारी आंखों में आता है, आवाज़ हमको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि सर आवाज़ होती है साउंड।
साउंड की चाल होती है कम और प्रकाश की चाल होती है ज़्यादा, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो अगला हम नोट पॉइंट समझते हैं। ध्वनि की चाल से तुलना करके वायुयानों के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। जैसे वायुयान होते हैं उनके हम प्रकार निर्धारित करते हैं ध्वनि की चाल से कंपैरिजन करके। हम कहते हैं कि सर ऐसे वायुयान जो ध्वनि की चाल से कम चाल से चलते हैं उनको हम बोलते हैं सबसोनिक, सबसोनिक कहते हैं। और ऐसे वायुयान जो ध्वनि की चाल के बराबर चलेंगे, जो ध्वनि की जितनी चाल है उतनी ही चाल से वो चलेंगे, तो उनको ट्रांससोनिक कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक शब्द है मैक संख्या। मैक संख्या कैसे निकाली जाती है? मैक संख्या, पहली बात तो हम ये समझें कि ये मैक संख्या है क्या। ये जो होती है वायुयान है या फिर मिसाइल है या फिर लड़ाकू विमान है, इनकी अगर हम चाल मापनी है, इनकी कितनी स्पीड है, तो उस स्पीड को हम मैक संख्या में मापते हैं। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया mn। मैक संख्या में हम वायुयानों की चाल को मापते हैं। अब मैक संख्या के आधार पर हम चेक करेंगे कि सर वायुयान किस प्रकार का है। तो यहाँ पर लिखा है मैक संख्या। मैक संख्या बराबर फॉर्मूला होता है विमान की चाल, किसी विमान की चाल ऊपर रख लो और नीचे रखो ध्वनि की चाल, और अगर इसका भाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आएगा मैक संख्या का। तो हम अगर देखें सर मैक संख्या एक से कम, मैक संख्या एक से कम कब होगी? जब ऊपर वाली वैल्यू कम होगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब अगर किसी विमान की चाल ध्वनि की चाल से कम है तो उसकी मैक संख्या एक से कम होगी। तो उसको हम ऐसे विमान को क्या बोलेंगे? सबसोनिक विमान बोलते हैं। जिस विमान की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है तो उसकी मैक संख्या एक से कम निकलती है, तब ऐसे विमान को सबसोनिक कहा जाता है। और यदि विमान की जो चाल है वह ध्वनि की चाल के बराबर आ जाएगी तो इससे ये कट जाएगी, एक आ जाएगा। इसका मतलब मैक संख्या जब एक होती है, जब मैक संख्या एक होती है तो विमान की चाल ध्वनि की चाल के बराबर हो जाती है, तब ऐसे विमान को ट्रांससोनिक विमान कहा जाता है, ट्रांससोनिक विमान। उसके बाद अगला है कि अगर मैक संख्या एक से तो बड़ी हो, एक से तो बड़ी हो लेकिन पाँच से छोटी हो, एक से बड़ी और पाँच से छोटी हो, तब ऐसे विमान को सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक विमान सुना होगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज का मतलब होता है कि एक अगर पर्टिकुलर टारगेट के पीछे हमने छोड़ दी, तो जैसे जैसे टारगेट मूव करेगा, जैसे मान लो टारगेट इधर मुड़ा तो मिसाइल भी इधर मुड़ जाएगी, टारगेट इधर मुड़ा तो मिसाइल भी इधर मुड़ जाएगी। तो जिसके पीछे क्रूज लगा होता है, क्रूज, जैसे सुना होगा तुमने ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक का मतलब है कि वो बहुत ही स्पीड से भाग रही होगी, और क्रूज मिसाइल है इसका मतलब वो पीछा नहीं छोड़ेगी, टारगेट को नष्ट करके ही छोड़ेगी। पहले क्या होता था कि इसको भ्रमित करने के लिए वो देखता क्या है, वह सिर्फ इंजन की लाइट को देखता है और उसके पीछे वो क्रूज मिसाइल भागती है। तो इस क्रूज मिसाइल को भ्रमित करने के लिए पहले क्या होता था कि वायुयान के अंदर से बहुत सारे लाइट के सोर्स छोड़े जाते थे ताकि वो क्रूज मिसाइल कंफ्यूज हो जाए। तो शुरुआत में ये कंफ्यूज हो जाती थी, लेकिन अब इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ रही है कि वह क्रूज मिसाइल अपने अंदर डेटा सेव करती है कि जिसको मैंने पहली बार देखा था, जिसको उसने पहली बार देखा था उसके ही पीछे पड़ के रह जाती है। अगर आसपास में हम और भी लाइट की चीज़ें छोड़ेंगे तो वो उनको ट्रैक करेगी ही नहीं। तो अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो क्रूज मिसाइल भी बहुत अच्छी सी आ रही हैं। तो अगर हम देखें मैक संख्या एक से बड़ी है और पाँच से छोटी है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक विमान। और अगर मैक संख्या पाँच से भी बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक विमान उसको कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि एक विमान की चाल 996 मीटर पर सेकंड है, तो मैक संख्या में इसकी चाल बताओ। तो हम जानते हैं सर मैक नंबर, मैक नंबर का फॉर्मूला होता है इस विमान की चाल, तो 996 हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे ध्वनि की चाल, तो हम यहाँ 332 रख लेते हैं भाई, 332 मीटर पर सेकंड। ये लगभग में होता है 331 पॉइंट होता है, हम 332 लेकर चलते हैं। तो अगर हम इससे काट देंगे तो इससे ये 3 बार कटेगा, तो लगभग में हम बात करेंगे सर 3 मैक निकल के आएगी, मैक 3 मैक। इस जो विमान की चाल होगी वह होगी 3 मैक। अब एक शब्द आएगा, ये हमें समझ में आ गया। अब एक शब्द आएगा प्रघाती तरंग। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि सर ये प्रघाती तरंग क्या होती है। प्रघाती
प्रघाती तरंग, तरंग। और एक और होता है, एक और शब्द है, एक तो ये प्रघाती तरंग है और एक शब्द होता है इसी के साथ में सुपरसोनिक बूम या सोनिक बूम, SONIC, सोनिक बूम, BOOM। ये सवाल आता है सोनिक बूम क्या होता है, और ये कहता है कि सर सोनिक बूम के अंतर्गत जो तरंगे होती हैं उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है प्रघाती तरंग। अब हम यहाँ से समझेंगे कि सर सोनिक बूम होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एरोप्लेन है, ये हमने माना है कोई एरोप्लेन है, मान लीजिए ये इधर उड़ के जा रहा है। ये एरोप्लेन कौन सा है, ये है फाइटर प्लेन, जिसकी जो चाल है वह इस ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत तीव्र गति से भागता है। तो जब ऐसा कोई प्लेन है जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से भाग रहा है, तो अपने पीछे इस तरह का एक शंक्वाकार, ये इस तरह का शंक्वाकार यहाँ पर तरंगे बनाता है। ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से शंक्वाकार तरंगे बनाकर छोड़ के जाता है। अगर इसकी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है, तो अगर ऐसे विमान जिनकी चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है, वे अपने पीछे शंक्वाकार, एक शंक्वाकार तरंगों का एक इस शंकु जैसा एक आकृति छोड़कर जाते हैं। तो ये जो शंकु जैसी आकृति है इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। ये जो शंकु जैसी आकृति है, शंकु 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 जैसी जैसी आकृति, आकृति, इसी आकृति को बोलते हैं सोनिक बूम, SONIC, सोनिक बूम। ये कहलाता है सोनिक बूम। और इस सोनिक बूम के अंतर्गत जो तरंगे हैं, इन तरंगों को कहा जाता है प्रघाती तरंग। देखो सोनिक बूम के अंतर्गत जो तरंगे होती हैं उन्हें प्रघाती तरंग क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तरंगे जब किसी बिल्डिंग पर पड़ती हैं तो बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर देती हैं, या कोई पुराना पुल है, अगर पास में कोई पुराना पुल है और वहां से अगर ये वाली प्रघाती तरंगे गुजरी तो उस पुल को तोड़ सकती हैं। दूसरा, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, उनकी खिड़कियां अपने आप चटक जाती हैं अगर प्रघाती तरंगे वहां आएंगी तो। इसीलिए इनको प्रघाती, जैसे प्रघात का मतलब ही होता है एक तरह से नुकसान कर देना, इसीलिए इनका नाम प्रघाती तरंग रखा गया है। तो हम कहेंगे सर सोनिक बूम, इसके अंदर, हम कहेंगे इसके अंदर, इसके अंदर, अंदर प्रघाती तरंगे, प्रघाती तरंगे, तरंगे होती हैं, होती हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि सोनिक बूम के अंतर्गत कौन सी तरंगे होती हैं, तो हम कहेंगे सर सोनिक बूम के अंतर्गत प्रघाती तरंगे होती हैं। सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है, जब किसी विमान की चाल, जब किसी विमान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो वह अपने पीछे एक शंक्वाकार तरंग छोड़ता है, शंक्वाकार तरंगे छोड़ता है। उन शंक्वाकार जो एरिया बनता है उस एरिया को तो बोलते हैं सोनिक बूम, और उसके अंदर जो तरंग होती है उसको बोलते हैं प्रघाती तरंग। ये किसी बड़ी बिल्डिंग की खिड़कियों को चटका देती है और किसी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त भी कर सकती है। तो ये हमें समझ में आया। हम एक सवाल यहाँ से और लिखेंगे कि एक क्वेश्चन है कि एक विमान को, एक विमान विमान को हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक विमान, विमान होने के लिए, होने के लिए उसकी चाल, चाल कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हाइपरसोनिक, हम चाहते हैं हाइपरसोनिक विमान, किसी को हाइपरसोनिक विमान बनाना है, तो उसकी कम से कम न्यूनतम कितनी चाल उसको चाहिए, कम से कम, मिनिमम चाल की बात कर रहा है, कम से कम हम बात करेंगे तो उसकी, यहाँ पर लिखो मिनिमम, मिनिमम चाल कितनी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि सर हाइपरसोनिक तब होता है जब उसकी 5 से बड़ी हो, मतलब 5 या 5 से बड़ी हो। तो हम 5 लेकर चलते हैं। अगर मैक संख्या MN बराबर अगर 5 होगा तो इस बात की गारंटी है वह विमान सुपर हाइपरसोनिक होगा।
तो हम जानते हैं सर मैक संख्या में क्या होता है, विमान की चाल बट्टे ध्वनि की चाल 332 बराबर में 5। तो यहाँ से विमान की जो चाल निकल के आएगी, विमान की चाल, उसमें 332 में इस 5 का गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 ये 15 1 16, 16 की 6 हासिल 1, 5 ये 15 1 16, तो 1660 मीटर पर सेकंड। ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर किसी विमान को हमें हाइपरसोनिक विमान बनाना है तो उसकी चाल कितनी रखनी होगी, न्यूनतम कितनी चाल रखनी होगी। तो हम जानते हैं कि सर 1660 मीटर पर सेकंड उसकी चाल रखनी होगी न्यूनतम, इससे ज़्यादा ही रखो तब जाकर वह हाइपरसोनिक विमान बनेगा। तो इतना हमें समझ में आया कि सर क्या होती है हाइपरसोनिक विमान और यहाँ पर मैक संख्या क्या होती है। सर मैक संख्या क्या है, किसी विमान की चाल को मापने का इकाई है मैक संख्या। इसके माध्यम से हम निकाल लेते हैं कि विमान की चाल कितनी होगी। अगर कोई ऐसे बोल दे कि एक विमान है, उसकी जो चाल है वो 4 मैक है, तो बताइए उसकी एग्जैक्ट मीटर पर सेकंड में चाल बताइए। तो 4 मैक है, 4 में 332 का गुणा कर लेना, तो उसकी एग्जैक्ट निकल आएगी कि इतनी उसकी मीटर पर सेकंड में चाल होगी। तो पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक बचा है कि ये ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, बरसात का मौसम हो जाएगा तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से भी कुछ सवाल हैं कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिरकार अगर ध्वनि चलकर जा रही है तो इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो देखो यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा है मैंने दाब, प्रेशर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में सवाल आया था कि निम्न में से वह कौन है जिसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह दाब था। ये चारों थे ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन बनाकर आए थे, तो उसमें दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ये लिख देंगे कि दाब का ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम याद रखेंगे कि सर दाब का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल ऐसे बनेगा कि अगर किसी माध्यम में दाब को 10 पास्कल से 20 पास्कल तक बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप अंदाजा लगाओगे सर दाब बढ़ गया है तो सर ध्वनि की चाल घट जाएगी, ऐसा अंदाजा मत लगाना। क्यों? क्योंकि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमें याद रहे। अगला है सर तापमान। तो हम टेम्परेचर तो हम जानते हैं सर, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ताप ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि माध्यम के जो पार्टिकल होते हैं वह ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो जब उनके पास ध्वनि ऊर्जा आती है तो वो उसको बहुत ही तीव्र गति से आगे ट्रांसफर करते हैं। ये जो होता है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये किस में होता है? ये सॉलिड में होता है। हम यहाँ लिख कर चलेंगे, ये सॉलिड में होता है। ये होता कहाँ पर है? ये होता है सॉलिड के लिए मैंने बात बोली है, गैस के लिए ये बात नहीं बोली। गैस के लिए तो उल्टा होता है। गैस में क्या होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो सॉलिड के लिए हमने ये बात बोली है कि अगर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर ध्वनि की चाल को वो बढ़ा देगा। ये सॉलिड में। गैस में अपोजिट होता है। हम कहेंगे सर
गैस में उल्टा। गैस में ये उल्टा है। अब हम बात करेंगे सर, ध्वनि की चाल को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड माध्यम का ताप बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी? तो हम कहेंगे सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे सर 1 डिग्री ताप अगर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी 0.61 मीटर पर सेकंड। ये हम याद रखेंगे, ये पूछता है डेटा। फिर अगला है हमारा सर माध्यम का घनत्व। अगर कोई माध्यम है तो उसकी डेंसिटी प्रभाव डालती है? तो बिल्कुल डालती है सर। ध्वनि की चाल पर घनत्व सीधा सीधा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कमरा है और उस कमरे में बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है, तो फिर ध्वनि की चाल जो होगी, अच्छा इससे मत अंदाजा लगाओ कि इससे थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। हम ये मानते हैं कि एक कमरे में बहुत ज़्यादा धूल धुएं के कण हमने बिखेर दिए हैं और फिर हम इसका मतलब उसमें हमने डेंसिटी बढ़ा दी और फिर हमने उसमें ध्वनि स्टार्ट की, तो फिर ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माध्यम में धूल धुएं के कण बहुत सारे हैं, तो फिर उनसे ध्वनि टकराएगी और अगर टकराएगी तो फिर वह स्लो हो जाएगी। तो हम कहेंगे सर माध्यम का घनत्व, ये जो है यहाँ से इसके बारे में लिखेंगे कि माध्यम माध्यम का घनत्व घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है घट जाती है। माध्यम का अगर घनत्व बढ़ जाएगा तो फिर ध्वनि की चाल भी घट जाएगी, ये हम याद रखेंगे। अब आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? जैसे हमने देखा होगा तुमने कि रात के समय में रात के समय में यदि आप सो रहे हैं तो सोते वक्त जो दीवार पर घड़ी लगी होती है, उस घड़ी की जो सुई होती है, उनकी टिक टिक की आवाज भी हमें स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा होता क्यों है? उस ऐसा होता है सर ह्यूमिडिटी के कारण। जैसे जैसे ही सूर्य ढलता है तो सूर्य ढलने के बाद मौसम में नमी आ जाती है। क्योंकि मौसम में नमी बढ़ रही है, तो मौसम में नमी करती क्या है? जो धूल धुएं के कण हैं, उन कणों को एक जगह पर स्टोर कर देती है। मतलब बूंदें होती हैं, वह अपने अंदर धूल धुएं के कणों को समाहित कर लेती हैं और जब बूंद भारी हो जाती है तो वो जमीन पर भी गिर जाती है। इसका मतलब मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण होता क्या है कि जो धूल धुएं के कण होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इसका मतलब जब ध्वनि चलेगी तो उसके लिए आराम से साफ रास्ता मिलेगा, तो फिर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। यही कारण होता है कि बरसात के दिनों में वर्षा होने के बाद ध्वनि हमें ज़्यादा दूर तक स्पष्ट सुनाई देती है और यही इसका भी रीजन है कि रात के समय में हमें स्पष्ट सुनाई देती है। घड़ी की जो सुई होती है उसकी टिक टिक की आवाज़ भी हमें स्पष्ट सुनाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि सूर्य ढलने के तुरंत बाद मौसम में नमी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मौसम साफ कर देगी वो। इसका मतलब ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इस क्यों का हम रीजन देते हैं। क्यों? हमने कहा क्यों, तो इस क्यों का क्या कारण है कि मौसम के आर्द्रता वायुमंडल के अंदर उपस्थित धूल धुएं के कणों को साफ कर देती है। आर्द्रता आर्द्रता वायुमंडल वायुमंडल मंडल के अंदर अंदर से धूल धुएं धुएं के कणों को साफ कर देती है साफ कर देती है या हटा देती है हटा
देती है। तो आर्द्रता जो है वो वायुमंडल के अंदर जितने भी धूल धुएं के कण हैं उनको ये अपने अंदर समाहित करके आराम से जमीन पर बिठा देगी, मौसम को एकदम साफ कर देगी। फिर हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। रात के मौसम में देखा होगा, रात के समय में जब आप सोते हो तो दीवार पर लगी हुई घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वह भी हमें स्पष्ट सुनाई देती है। वह इस ह्यूमिडिटी के कारण ही ऐसा होता है। तो आज हमें ये स्पष्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक दाब, तापमान, माध्यम का घनत्व और आर्द्रता। ये हमने पूरी तरह से यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी बचा है, अभी साउंड जो है, ये ध्वनि है, ये ध्वनि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनियों को हमें बांटना है अभी 3 तरह से। देखा होगा श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम साउंड को बांटते हैं तो वो होता है। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे अब हम आगे की क्लास में करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।